Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to present a lecture on the Hindu analysis 18 दिसंबर 2020 का। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी वो फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जो उन्होंने जो राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट जो हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक। और जो आर्टिकल 19 है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो ये कहता है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ये कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रह सकता है जब तक ये पीसफुली चलता रहे, मतलब किसी भी तरह का वायलेंस इरप्ट ना हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपके काम के रहेंगे। सेकेंड न्यूज़ देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद बांग्लादेश अ प्रायोरिटी सेज प्राइम मिनिस्टर। देखिए, यहाँ पे जिक्र करा गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी दैट एक्टिवली फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद इंडियाज़ इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स कौन से हैं? जिनकी बाउंड्रीज टच होती हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि श्रीलंका बहुत नज़दीक है, इनके बीच में कंट्री नहीं पड़ती, वाटर बॉडी है। देखिए, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, इनको आप लोकेट करिएगा इंडियन मैप पे। ठीक है, तो जो अपने नेबरहुड जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पे जो टाइज़ है, इंडिया और उनके टाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और यहाँ पे जो इस चीज़ की बात करी गई है, 5th रेल लिंक, 2 लीडर्स रिमोटली लॉन्च्ड द रेल लिंक बिटवीन चिलहटी जो कि बांग्लादेश में है एंड हल्दीबाड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में। 5th एज सच रेल लिंक इंडिया दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये रिमोटली लॉन्च करा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउस पैनल मेंबर्स वांट फ्री ग्रेन स्कीम एक्सटेंडेड। देखिए, कोविड-19 के दौरान जब रिलीफ पैकेज लॉन्च किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी बात करी गई, वो भी लॉन्च करी गई। इस स्कीम के द्वारा 80 करोड़ बेनिफिशरीज को 5 kg राइस या व्हीट पर मंथ फ्री में दिया जाना है। ठीक है, और 1 kg पल्सेस की बात भी करी गई। ये जो 2 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, जो फर्स्ट टाइम ये जब लॉन्च करी गई तो जून टिल जून तक थी, जून 30 तक थी, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया गया। बट अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस स्कीम को और आगे तक एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी जो कि कोविड-19 की वजह से एक खतरे में पड़ चुकी है, इन द पेरिल स्टेज। सो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए अभी भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने ये कहा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक का पार्ट है ये। CMS 01 राइट्स अब्रॉड अ PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, PSLV, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये जो है, ये देखिए, लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट समथिंग एल्स। लॉन्च व्हीकल जो कि लॉन्च करवाता है और सैटेलाइट समथिंग जो कि ऊपर जाके जो कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स नीचे हम पृथ्वी पर बैठे हुए लोगों को देगी। और यहाँ पे देखिए 3 तरह की ऑर्बिट्स होती हैं जिनको सबसे जो अर्थ के पास रहती है वो लो अर्थ ऑर्बिट है जो कि 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। मिड अर्थ ऑर्बिट जो 2000 से 36,000 अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के बीच में मिड अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और हाई अर्थ ऑर्बिट, और इसी को हाई अर्थ ऑर्बिट को भी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहा जाता है जो कि 36,000 किलोमीटर के आसपास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लूनर ऑर्बिट जो कि
मून है, मून जो एलिप्टिकल वे में जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, ठीक है, इस ऑर्बिट को लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। देखिए कोई भी जो प्लैनेट के डेफिनेशन क्या होती है, प्लैनेट वो सेलेशियल बॉडी है जो कि किसी स्टार के आसपास मूव करती है, और सैटेलाइट्स वो चीज़ होती है जो कि किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जिक्र करा गया है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट के बारे में। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट वो होती है, जैसे कि देखिए एकदम से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे तो नहीं पहुंचाई जा सकती ना सैटेलाइट, उसको यहाँ से मान लीजिए यहाँ से थ्रो करा गया, फिर ये इस तरह से घूमती रहेगी। एक्चुअली ऐसा है, अर्थ मान लीजिए यहाँ से शूट करी गई, ऐसे 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 करते करते एक ऐसा टाइम आएगा ये 36,000 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट है इसको टच कर लेगी, ठीक है। फिर ये अर्थ के एक इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ऐसा है, जो अर्थ है, आप खुद ही सोचिए, जो अर्थ के पास कोई बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी रोटेट करे रिवॉल्व करेगी, या जो दूर है वो जल्दी रिवॉल्व करेगी। सॉरी, रोटेशन जो होती है देखिए अपनी एक्सिस पे होती है। जो अर्थ रोटेट करती है वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में रोटेशन पूरा कर देती है। और रेवोल्यूशन वो होती है जो किसी बॉडी के इर्द गिर्द घूमना होता है, जैसे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है। एक्चुअली ऐसा है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और देखिए यहाँ पे एक और बात जानने वाली है कि यहाँ पे आप एक कंसेप्ट आता है पेरिजी एंड एपोजी। देखिए पेरिजी जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो अर्थ है ना, अर्थ का ये जो डिस्टेंस है इस सैटेलाइट से, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है देखिए ये है पास वाला, इसलिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेरिजी, ठीक है। ये है एपोजी, इस डिस्टेंस को एपोजी कहा जाता है, ये पेरिजी कहा जाता है। ये ऐसा ही मून के कंसेप्ट में भी है। मून की ऑर्बिट जो है ये इस तरह से, मून जब पास में होएगा, ठीक है, तो ये पेरिजी कहा जाएगा, एपोजी। वैसे ही एपीहीलियन, पेरीहीलियन, सन को एसोसिएट किया जाता है, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, ठीक है। दीज आर सम कंसेप्ट्स। और यहाँ पे हाँ, और देखिए जैसे कि मैं समझा रहा था कि यहाँ पे अगर कोई भी सेलेशियल बॉडी अर्थ के पास में है तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये ज़्यादा फास्ट रोटेट करेगी, और जितनी पास होती जाएगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि जितनी पास होगी उतना उसको समय लगेगा। इसलिए ये जो ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, सिंक कर जाती है अर्थ के साथ। अर्थ देखिए रोटेट कर रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लेती है एक दिन रात होने में, जो जैसे कि एक रोटेशन में। मान लीजिए ये इक्वेटर है आपका, ये आपका इंडिया आ गया, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे है, और इसको आप इमेजिन करिएगा यहाँ पे एक सैटेलाइट घूम रही है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। 3D व्यू में आप इमेजिन करिएगा, इसके सामने जैसे जैसे देखिए अर्थ जो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है, वैसे ही ये भी इसके साथ साथ मूव करेगी, मतलब एक ही इसके बिल्कुल ऊपर रहेगी एवरी टाइम। इसलिए इन सैटेलाइट्स का वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक और बात कही गई है, PSLV C-51 वुड बी स्पेशल मिशन ऑफ इसरो, ठीक है। अभी जब स्पेस रिफॉर्म्स की बात करी गई थी, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेस रिफॉर्म, और जो ये सैटेलाइट रहेगी वो फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट रहेगी
जो कि स्पेस में भेजी जाएगी बाई इसरो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ब्रेग्जिट, बट इज़ ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट सिंपली मीन्स कि एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है ब्रेग्जिट का। यूके जो है उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए फाइंड कर रहा है कंट्रीज़ को, और एंड अगर कोई भी कंट्री है इंडिया जैसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़रूर करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, और जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बोरिस जॉनसन, वो उनको 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट, आपको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी के लिए उनको बोला गया है, एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करा गया है। और वो जब इनवाइट आएंगे तो G7 मीट और COP 26, आपको पता है COP 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब क्लाइमेट चेंज की मीट होती है। COP 21 कहाँ पे हुई थी? 2015 में हुई थी। और ये इसको जो फेमसली नोन है जिस नाम से, वो है पेरिस क्लाइमेट डील। ठीक है, और जो अभी होने वाली है COP 26, ये कहाँ पे होने वाली है? यूके में। और ये जो दोनों मीटिंग है इसके लिए हमारे कंट्री को इनवाइट किया जाएगा बोरिस जॉनसन के द्वारा। देखिए अब जो यूके चाह रहा है वो अपने रिलेशंस विद इंडिया को अपग्रेड करना चाह रहा है। 2004 में इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पैक्ट साइन करा गया था। अब इसको यूके जो चाह रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करना चाह रहा है। अब कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप क्या है? देखिए वो क्लोजर टाइज, मिलिट्री टाइज होंगे, कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। ठीक है, आपको पता है साउथ चाइना सी चाइना कन्फ्रंट करने के लिए आप USA की स्टेटमेंट्स में भी इंडो पैसिफिक के बारे में सुनते होंगे। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो आजकल के टाइम में। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पे क्लोजर टाइज, कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक, टेररिज्म। देखिए पहले टेररिज्म को सिर्फ इतना बड़ा इशू नहीं माना जाता था वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, लेकिन जब हर कंट्री इस चीज़ को फेस कर रही है, इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करा जा रहा है और वर्ल्ड पूरा मिलके सामने आ रहा है इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी फ़ाइट की जाए दोनों कंट्रीज़ मिलके। दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और देखिए पास्ट में जो रिलेशन रहे हैं, आप सुनते रहे होंगे विजय माल्या के बारे में, फ्यूजिटिव एक्स्ट्राडिशन, उनको वापस बुलाने के लिए यही बातें चलती रहती थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कोई भी इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस नहीं करा गया। तो अभी जो बोरिस जॉनसन चाह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया जाए। और देखिए अभी थोड़े टाइम पहले अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में यूके के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स जारी करी गई थी। उसका बहुत ही जो इंडिया ने उस पर कहा था कि इट इज़ अ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोई भी अपनी सॉवरेनिटी को, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। देखिए कोई भी इशू होता है तो कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि कोई बाहर की कंट्री अब हमारी कंट्री पे किसी इंटरनल इशू को लेके बात करे। तो अभी यूके जो है यूनाइटेड किंगडम जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्लेरिफाई करा है कि बोथ कंट्रीज़ आर वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड हमेशा रही हैं। वहाँ पे क्या हुआ, इंडियन जो डायस्पोरा मतलब जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था फार्मर्स की साइड से। तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा उनकी कंट्री में ही बन गया था, तो ऐसी स्टेटमेंट जारी करी गई थी। अभी उन्होंने कहा कि हाँ दोनों कंट्रीज़ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जारी करी गई थी। देखिए अब अगर जो ये एडिटोरियल पेज है उसमें व्हाट चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज, इसमें मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी जो देखिए आप बस देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स में क्लासेस ले रहे हैं। आप भी अगर कहीं ना कहीं कोर्सेज ज्वाइन करे होंगे तो आपको भी बोला गया होगा कि यू शुड हैव गैजेट्स टू एक्सेस द एजुकेशन राइट नाउ, बट इज़ गोइंग इन अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो इस टाइम पे अभी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स और टीचर के लिए क्या इश्यूज रेज हो रहे हैं, ये सबसे पहले क्या चाहिए अगर ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो हार्डवेयर गैजेट्स लाइक वेबकैम, टैबलेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, हर किसी के पास अवेलेबिलिटी होना मुश्किल है। और अगर आप टीचर को बोलोगे, ठीक है, अगर टीचर को बोलेगे कि आप इन चीज़ों का यूज़ करें वो भी अपने पैसे से, तो कहीं ना कहीं वो इससे रिफ्रेन करेगा, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा इशू है ये एडुकेट इंटरनेट स्पीड। देखिए हर जगह इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं होती है कंट्री में इस इंडियन कंट्री में। तो ये भी एक इंटरनेट कहीं पे जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है और किसी को अच्छे इंटरनेट स्पीड होने की वजह से पूरा का पूरा लेक्चर दिख जा रहा है। इवन टीचर जब अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को या फिर टीचर ऑनलाइन वे से पढ़ा रहे हैं तो उनकी वीडियो अटक जाती है। तो ये इंटरनेट स्पीड के इश्यूज़ हैं। फिर जैसे कि मैंने ऊपर बताया ब्रिंग ऑन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, अपना पैसा खर्च के तो कोई नहीं चाहेगा ना। अब एक्सपेंसिव इंटरनेट, देखिए पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इंडिया का इंटरनेट है वो सबसे चीपेस्ट है, बट स्टिल इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मैनी पीपल क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, ठीक है। तो और जो एक और इशू है होम इन्वायरमेंट। देखिए किसी में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी के घर में कोई इशू चल रहा है, ठीक है, तो हर जगह पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाना मुश्किल है। तो ये भी एक इशू है। गर्ल्स के लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रहेंगी यहाँ पे होम इन्वायरमेंट के लिए। सभी इतनी एम्पावर्ड नहीं होती, कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन भी है वुमेन में, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द सॉल्यूशन, अगर ऑनलाइन एजुकेशन ही सॉल्यूशन है तो 90% चिल्ड्रन विल एक्सक्लूड। उनको किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम आने की वजह से इंटरनेट जो ऑनलाइन क्लासेस में वो तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पाने से वंचित रह जाएंगे। और उन राइटर के द्वारा ये भी कहा गया है अगर राइट टू एजुकेशन इज़ योर फंडामेंटल राइट देन राइट टू डिवाइस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट। अब होता है आर्टिकल 21A, ठीक है, जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, इस फंडामेंटल राइट। आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड 226 का यूज़ करके इसके बारे में आप अपना अधिकार ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राइट टू एजुकेशन अगर फंडामेंटल राइट है तो राइट टू डिवाइस शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड ना। सही बात कही गई है। अब इम्पैक्ट क्या पड़े हैं डिजिटल एजुकेशन के वुमेन पे एंड गर्ल्स पे। कुछ पॉजिटिव, हर एक चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब अगर डिजिटली कोई वुमेन जुड़ती है उसको, जैसे यूट्यूब के कोई एजुकेशनल चैनल यूज़ कर रही है या बहुत सारी वीडियोस बनती हैं जो अवेयर करने वाली होती हैं, तो वो देखेगी तो उसको एम्पावर होएगी ना कि हाँ मेरे ये राइट्स हैं, मेरे साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे साथ कोई किसी भी तरह का शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। ये दीज आर वेरी गुड बेनिफिट्स एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच इज़ रियली अ बिग इशू इन इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। अभी भी हम देखिए, आप देवदासी प्रथा के बारे में सुनते होंगे, देवदासी, निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, हर जगह पे कहीं ना कहीं वुमेन को दबाया गया है, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इस पर्सपेक्टिव से। और नेगेटिव तो भरपूर है। देखिए अब जो डिजिटली एक्टिव रहेगी वुमेन, वो बहुत सारी जो फीमेल हैं वो साइबर क्राइम का भी शिकार बन जाती हैं। साइबर क्राइम, हेट स्पीच, पोर्नोग्राफी चल रही है, ट्रोलिंग, बुलिंग, कोई इंसान अपने जो रिलीजन को फैलाने के चक्कर में भोले भाली लड़कियों को फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सो दीज इशू शुड बी रिजॉल्व। इसके लिए क्या कहा गया है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए, अच्छी एजेंसीज होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके ताकि ये चीज़ें ना हो पाएँ और इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहें।
और एक और इशू बताया गया है। देखिए अगर किसी घर में 4 गर्ल्स हैं और एंड 1 बॉय है, ठीक है, तो क्या रहेगा? माँ बाप यही चाहेंगे कि लड़कियां तो शादी करवा के उनकी भेज देना है दूसरे घर में, तो क्यों ना हम लड़के पे ही इन्वेस्ट करें। ये बहुत इस सोच की जो बहुत ज़्यादा प्रवेल है हमारी सोसाइटी में। इस वजह से डेफिनेटली अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी सन के लिए ज़्यादा रहेगी रेदर देन गर्ल्स। और देखिए अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बर्डन बन गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो एक बर्डन की तरह देखा जाएगा और उनकी शादी करवा दी जाएगी। और शादी करवा दी जाएगी अगर अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, न्यूट्रिशन, एनीमिया, ऐसे इश्यूज़ रेज होते हैं। अगर ऐसे इशू रेज होएंगे, बच्चा जो जन्म लेगा उसमें भी हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, और अगर हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे तो डेफिनेटली दैट जो बच्चा रहेगा वो प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा और वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और वो एक बर्डन बन के रह जाएगा कंट्री पे। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। देखिए अगला, जैसे हमने एनीमिया वगैरह के बारे में बात करी है, न्यूट्रिशन के बारे में, अगला जो आर्टिकल है वो इसी से एसोसिएटेड है। सॉरी, जो लास्ट आर्टिकल था उसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट रह गया था, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसका मतलब है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि क्रिएट कर सके सेफ ऑनलाइन स्पेस। ठीक है, ऑनलाइन विदाउट इंटरनेट आप आज के टाइम पे देखिए बहुत मुश्किल रहेगा आपको compete कर पाना वर्ल्ड के साथ। तो दैट इज़, और सोल्यूशन क्या है? देखिए मल्टी चैनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो एक तरफ जूम से अगर वीडियो कॉलिंग, आपकी क्लासेस चल रही हैं तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी वो चलना चाहिए, ताकि वो अगर एक कनेक्टिविटी इशू हो जाता है तो व्हाट्सएप बहुत ही कम स्लो इंटरनेट स्पीड से भी चलता है। तो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मल्टी मोडल डिस्पर्सल ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब ऑडियो में जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, ऑडियो सुनेंगे ना, ऑडियो में होना चाहिए, वीडियोस में होना चाहिए, पीडीएफ मिलनी चाहिए बच्चों को। और जो टीचर एम्पैथी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए टीचर एम्पैथी का मतलब जो दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाए, उनकी भावनाओं को समझ पाए, एम्पैथी वो मतलब होता है। टीचर के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको उसकी तरह टीचर को ढलना पड़ेगा, तभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन जो अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैंडल करने के लिए, और सिलेबस को चाहे थोड़ा कम कर दिया जाए बट क्वालिटी शुड बी मेंटेन। ठीक है, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दैट। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि रिलीज़ करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। उसके द्वारा नोडल एजेंसी बनाई गई है, अपॉइंट करी गई है, जो कि सर्वे कंडक्ट करती है। रिलीज़ किसके द्वारा करा जाता है? फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, बट जो अपॉइंट करी गई कंडक्टिंग सर्वे वो नोडल एजेंसी है IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। फर्स्ट जो सर्वे आया था वो 1992-93 में आया था। जो फोर्थ लास्ट था वो 2015-16 में आया था, और जो अभी 5th राउंड चल रहा है वो 2020 में। एक्चुअली जून में आना था लेकिन ड्यू टू कोविड वो आ नहीं सका, अभी इसको रिलीज़ करा गया। और अभी आप बहुत सारे न्यूज़ में देख भी पा रहे होंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी जो कहा गया है राइटर के द्वारा, जो असेसमेंट ली जाती है इस सर्वे में वो मेज़र किया जाता है चाइल्ड्स एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मतलब देखिए अगर बच्चा है उसको मेज़र किया जाएगा, हाइट मेज़र कर ली, चेस्ट मेज़र कर ली, उसकी बेली फैट मेज़र कर ली, ओबेसिटी चेक कर ली। दीज आर द जिसके वजह से वो जो असेसमेंट ली जाती है।
और चिल्ड्रन को डिफाइन करा जाता है स्टंटेड, अंडरवेट, वेस्टेड। देखिए ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकता है। बट डू यू मीन बाई स्टंटेड चाइल्ड? जिस बच्चे का लो हाइट रहेगी एज के मुताबिक, वो होता है स्टंटेड। अंडरवेट मतलब लो वेट रहेगा एज के मुताबिक। देखिए समझिएगा इन चीज़ों को। जिस बच्चे का एज उसकी 10 ईयर्स है और उसका 10 ईयर्स, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 10 ईयर्स के एज के मुताबिक उसका वेट नहीं है तो वो अंडरवेट है, ठीक है। अगर उसकी हाइट, ठीक है, अच्छी है बट हाइट के मुताबिक वेट नहीं है उसका, तो वो वेस्टेड रहेगा। और स्टंटेड कौन है? जो कि एज के मुताबिक जिसकी हाइट ही नहीं है, कम हाइट वाला बच्चा, ठीक है, स्टंटेड। बट देखिए राइटर का ये कहना है कि बट अंडर न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाई, अंडर न्यूट्रिशन इस तरह से भी मेज़र की जा सकती है कि आप एडुक्वेट फूड दे पा रहे हैं, डाइटरी इनटेक हो पा रहा है, जो कि प्रिस्क्राइब कर दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। WHO ने कुछ लिमिट्स, कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे कि दैट डाइट शुड बी टेकन बाई चिल्ड्रन, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। और इस पूरे आर्टिकल में इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करा गया है कि वी शुड नॉट गो फॉर ओनली फॉर आपको हेल्थ, जो चाइल्ड की एंथ्रोपोमेट्री पे जाना चाहिए, वी शुड ऑल्सो गो फॉर डाइटरी इनटेक, ठीक है। अब डाइट रिलेटेड न्यूट्रिशन, ऐसा सर्वे में बताया गया कि अभी 22 स्टेट्स एंड यूटीज़, इन दोनों को मिला के कुल 22 में से ये देखा गया कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो कि 2 साल 1 महीने के बीच में और 6 महीने के बीच में जो बच्चे हैं, वो उनके डाइटरी एडुकेसी हाँ गिरी तो है। जो उनके डाइटरी इनटेक है 80, अब पहले 85 पॉइंट समथिंग 86% के आसपास था ये, कि कंट्री में जो चिल्ड्रन थे वो इतनी डाइटरी एडुकेसी नहीं थी, वो डाइट इतनी ले ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इस सर्वे के दौरान ये देखा गया कि 2% कम हुआ है, मतलब ज़्यादा बच्चे एज पर जो WHO ने प्रिस्क्राइब करा गया है उसके मुताबिक उस डाइट को ले पा रहे हैं। बट 2% तो गिरी है, लेकिन 10 में से 8 बच्चे फिर भी ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं डाइटरी शॉर्टफॉल, जिनको जो प्रिस्क्राइब डाइट है उसके हिसाब से उनको नहीं मिल पा रही है। और ये सिचुएशन और भी ख़तरनाक हो सकती है। अभी सर्वेस आएंगे जो कि कोविड-19 हुआ है और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में बहुत सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ही रह गई थी। पहले ही कुछ लोगों को एसेंशियल चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल पाती थी, अब तो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से और इश्यूज़ रेज हुए होंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे अच्छा काम किया है वो गोवा ने कराया है। जो डाइटरी इनटेक जिनको नहीं मिल पाती थी उसमें रिडक्शन आई है 11.1% की, और ये J&K में और ज़्यादा वर्स हो चुका है, ठीक है। तो इनको याद रख सकते हैं और आप अपने फोल्डर पॉइंट्स के रूप में इन चीज़ों को मेंस में यूज़ कर सकते हैं। और क्या इशू है? प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया। देखिए एनीमिया जो है, एनीमिया जो होता है आयरन डेफिशिएंसी से होता है। आयरन की वजह से आपके क्या बनता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो बनेगा, हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल में होती है। और रेड ब्लड सेल में ये हीमोग्लोबिन होने की वजह से, जो प्रोटीन होने की वजह से ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक पहुंचती है, ठीक है। अगर आयरन की कमी होगी तो बॉडी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा तो O2 आपके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगा, और डिफरेंट तरह की क्या रहेंगी, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। इंडिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। एनीमिया प्रेवलेंस इन चिल्ड्रन रेज्ड बाई, देखिए 8% की बढ़ोतरी हुई है, और बच्चे जो है वो एनीमिया का शिकार हो चुके हैं। और ये पहले 53 के आसपास था, 54 के आसपास था, 52% के आसपास था, अब ये पहुंच चुका है 60% के पास। 60% चिल्ड्रन जो हैं इस सर्वे के द्वारा ये कहा गया है कि वो एनीमिया के शिकार हैं। और जो एडल्ट्स के केस में ये कहा गया कि वुमेन एट ग्रेटर रिस्क। देखिए वुमेन क्यों ग्रेटर रिस्क में होती हैं? आपको पता है मंथली साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसमें ब्लड निकलता है,
ठीक है। तो उसमें कई बार कुछ वुमेन में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल लंबे समय तक चलती है और ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। और इसका एक और रीज़न है प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाए, दीज आर सम इश्यूज़ जिसकी वजह से वुमेन ये एनीमिया का शिकार ज़्यादा होती हैं। अब स्कीम इसके लिए कुछ पोषण अभियान है और एनीमिया मुक्त भारत है, इनके बारे में आप पक्का पढ़िएगा। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 04 जो पिछला राउंड रहा है 2015-16 वाला, वो ये दिखाता है कि 36.3% शोज डाइटरी फेलियर, ठीक है, बट नॉट एंथ्रोपोमेट्रिक फेलियर। उनकी हाइट के हिसाब से वेट ठीक है और एज के हिसाब से हाइट भी ठीक है और एज के हिसाब से उनका वेट भी ठीक है, अंडर वेट नहीं है, स्टंटेड नहीं है, वेस्टेड नहीं है। फिर भी अगर डाइटरी इंटेक देखा जाए उसमें फेल कर जाते हैं। मतलब जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं, प्रिस्क्राइब करी गई है WHO के द्वारा, इतनी डाइट इतनी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कहीं ना कहीं मिसलीड करने वाला एक मेजर जरूर है, ठीक है। इसलिए जो बहुत ही अच्छी तरह से ऑथर के द्वारा इस चीज़ को एम्फेसाइज करा है डाइटरी इंटेक के लिए। और उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडिया डोंट हैव डेडिकेटेड नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, एक डेडिकेटली नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे भी नहीं है, ठीक है, जो कि डाइटरी इंटेक को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता हो कि हाँ जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसके द्वारा इंटेक किया जाता है, उतनी डाइट ली जाती है, कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है। अब कंक्लूजन में क्या कहा गया है, इंडिया के उस सेक्शन के पास सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जो कि इतना एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास अफोर्डेबल एक्सेस होनी चाहिए। अफोर्डेबल सक्सेस का मतलब है इकोनॉमिकली भी, मतलब इतना न्यूट्रिशन उस लेवल उतने रेट का होना चाहिए जो कि एक आम इंसान, मतलब कि एक गरीब इंसान भी उतना पैसा खर्च कर सके और फिज़िकली एक्सेस, मतलब उसके आसपास वो चीज़ें रहनी चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब एक ऐसी सप्लाई चेन होनी चाहिए जो कि चाहे गवर्नमेंट को उसमें सब्सिडीज़ देनी पड़े, ठीक है, और सब्सिडीज़ के साथ साथ उनको होम डोर पे भी, मतलब अपने विलेजेस के आसपास डिपो जो राशन शॉप्स ने, फेयर प्राइस शॉप्स, उनमें प्रोवाइड किया जा सके। और इसी से क्या हो पाएगा, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, देखिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं और कब तक इनको अचीव करने की बात कही गई है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है उसके द्वारा ये कहा गया कि ज़ीरो हंगर अचीव करनी है और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तभी जाके ये दोनों गोल्स पूरे हो पाएंगे, ठीक है। दिस वाज द आर्टिकल। अब आगे प्रोसीड करते हैं। कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, कर्नाटका के CM, ठीक है, उनके द्वारा 2 दिसंबर को 11.5 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया गया बिदाड़ी में, ठीक है, ये कर्नाटका में है बिदाड़ी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 600 टन्स पर डे प्रोसेस कर पाएगा वेस्ट को। 600 टन्स ऑफ वेस्टेज वुड बी कन्वर्टेड टू द एनर्जी, ठीक है, जो कि प्रोसेस कर पाएगा। अब देखिए इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है बैड क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, बैड क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, क्लॉथ्स होते हैं, उनको अगर प्रोसेस किया जाए तो एक RDF बनता है। RDF का मतलब रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड फ्यूल, ठीक है। ये जो फ्यूल होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 2500 किलो जूल पर केजी से भी ज़्यादा होती है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब अच्छे से जल पाएगा, अगर अच्छे से जल पाएगा तो एनर्जी भी, हीट भी अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा और इसलिए इसको स्टीम एनर्जी में यूज़ किया जा सकता है और स्टीम एनर्जी में यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पैदा की जा सकती है।
अब वेल प्लान्ड प्लांट क्या होता है? एक अच्छा प्लांट जो कि वेस्ट टू एनर्जी में प्रोड्यूस कर सके, विच एक्सेप्ट RDF मटेरियल, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, जो कि रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल को एक्सेप्ट करे, सेग्रीगेट करे। देखिए बहुत ज़रूरी है सेग्रीगेशन। अभी आप नीचे देखेंगे क्या होता है, आप अगर स्मार्ट सिटीज़ में, अगर सिटीज़ में देखा होगा, दो तरह के, जहाँ पे आप कचरा फेंकते हैं उसमें दो तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, बट लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जो भी, अगर पहले तो कूड़ा फेंकने जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो किसी भी बॉक्स में फेंक देते हैं। तो मतलब ऑन सोर्स ही वो सेग्रीगेट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, ठीक है। आपका वेस्टेज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, समझ पा रहे हैं? तो यही इश्यूज हैं। सेग्रीगेट कर सके वो प्लांट, वो RDF मटेरियल को यूज़ कर सके और सेग्रीगेट कर सके वेट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, समझ पा रहे हैं? अब जब ये वेट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करेगा तो क्या कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, किस में कन्वर्ट करेगा? कंपोस्ट में। बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट इन ब्रेक डाउन कर देगा इस मटेरियल को, जो कि हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक अच्छा प्लांट है। टिपिकली देखिए ऐसा है कि माना जाता है कि अच्छा प्लांट 50 टन्स ऑफ RDF जो फ्यूल, ये फ्यूल यूज़ करके 1 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज़ वेल प्लान्ड प्लांट। अब इस वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या चैलेंजेस हैं? देखिए टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करी जाती है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी जाती है। अब वो उनका सबसे बड़ा इशू क्या आता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिटी का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो इसी चीज़ से लड़ते रहते हैं, समझ पा रहे हैं? अब वो कहीं पे किसी और तरह का, कहीं पे किसी और तरह का, तो ये एक बड़ा इशू है। अब दूसरी बात यह है कि जो प्लांट होता है वो रिक्वायर करता है, उसको चाहिए वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि जिसमें 5% से भी कम मॉइस्चर होना चाहिए और 5% से भी कम सिल्ट होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। अगर लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो अच्छी तरह से नहीं जलेगा और अच्छी तरह से एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बट हमारी सिटीज़ का क्या हाल है? उनमें ये 15 से 20% से भी ज़्यादा है। ये इश्यूज़ हैं। क्यों? देखिए ऐसा है, फिर क्या होगा? अब जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल लाया जा रहा है उसको सीविंग मशीन में छांटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी भी कचड़े के डब्बे में हम कुछ भी डाल देते हैं, जो लिखा हुआ है उस पर तो ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ाता है सीविंग मशीन्स में, बिकॉज नॉट सेग्रीगेटेड एट सोर्स। अब इतना कुछ यूज़ होगा तो प्राइस भी एक इशू बन जाता है। मान लीजिए आपने जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो मान लीजिए 8 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है, ठीक है, और ये आपको 10 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है, तो डेफिनेटली इसको प्रेफर किया जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, तो प्राइस इज़ आल्सो समवेयर एन इशू, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये, ठीक है। अब हम लास्ट आर्टिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। सैंक्शंस ओवर रीच। देखिए कैट्सा के बारे में सुना होगा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। इसका ये है कि अगर कोई रशिया से डिफेंस डील करता है, रशिया के साथ डिफेंस डील करता है, तो उस पर यूएस जो है सैंक्शंस लगा देगा। अभी ऐसा किसके साथ हुआ है? टर्की के साथ। और टर्की ने कहा है इट इज़ अटैक टू आवर सॉवरेनिटी, मतलब सॉवरेनिटी मतलब हम अपने खुद से डिसीजन ले सके, हम जो भी करना है। सॉवरन मतलब क्या है?
सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि अपने डिसीजन खुद लेना। अब अगर टर्की और नाटो का मेंबर भी है, नाटो के बारे में पक्का पड़ेगा, नाटो के मेंबर दोनों हैं, यूएस एंड टर्की, ठीक है। तो टर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है इस टाइम का, ठीक है। इंडिया इज़ ऑल्सो मलिंग कि S-400 को परचेज़ करें, क्योंकि देखिए इतने बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। चाइना आल्सो, मतलब चाइना भी ये सोच रहा है कि S-400 को ले, बट इंडिया, यहाँ से यूएस ने क्लियरली क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर टर्की जैसे देश को यूएस सैंक्शन लग सकते हैं S-400 पे, इंडिया के लिए भी इशू रेज हो जाता है। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से इंडिया इस सिचुएशन को कैट्सा एक्ट से हैंडल करता है, ठीक है। दैट वुड बी सीन इन फ्यूचर, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज केयर। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।